हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, आज के हम इस सेशन में यूपी एसएससी पेट एग्ज़ाम 2022 के सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों का एक विशेष जो है आपके लिए मैराथन लेकर आए हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे मैराथन की क्लास फर्स्ट, सेकंड व थर्ड नहीं देखी तो उसे भी आपको देखना है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उनके बारे में डिटेल से बताया और सारा का सारा आपको 5 महा मैराथन में सब कुछ मिलने वाला है। तो ये आपकी 4 नंबर की मैराथन क्लास है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप सभी दोस्तों से हमारी गुजारिश है कि आप सभी लोग 5 मैराथन क्लास को ज़रूर देखेंगे और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे फटाफट से। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं एक नए मोटिवेशन, नए जोश और एक नए उत्साह के साथ में। फटाफट से आप सभी लोग हमारे आज के सेशन को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी के लोगों के लिए एक विशेष खुशखबरी है जिनका यूपी एसएससी पेट एग्ज़ाम होना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका करंट अफेयर नहीं तैयार है तो आप सभी दोस्तों के लिए 13 अक्टूबर को शाम 8 बजे करंट अफेयर की महा मैराथन आने वाली है, जिसे आप सभी दोस्त जरूर देखेंगे। 13 अक्टूबर को शाम 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। जनवरी से सितंबर माह तक संपूर्ण करंट अफेयर आपको एक वीडियो में ही मिलने वाला है। तो सभी दोस्त बेस्ट स्कोर करने के लिए 13 अक्टूबर शाम को 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने सभी दोस्तों तक यह हमारा संदेश जरूर शेयर करेंगे। अगला हमारा आज का पहला प्रश्न है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, सबसे पहले किससे पहिए बने हुए थे, सभी दोस्त बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी सबसे पहले पहिए किससे बने हुए थे, रबड़ के, कांच के, लकड़ी के या फिर लोहे के? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट है, सभी दोस्त ध्यान देंगे। सबसे पहले जो पहिए का निर्माण हुआ है था वो किसके थे? तो लकड़ी के सबसे पहले पहिए बने हुए थे। और इसके साथ ही साथ में मनुष्यों ने चाक पर बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। किस काल में चाक पर बर्तन बनाना शुरू कर दिया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चाक पर बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया था, सभी दोस्त ध्यान देंगे, नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नवपाषाण काल। और अगर बात करी जाएगी, आपसे पूछा जाए पहिए का आविष्कार किसमें हुआ, तो नवपाषाण काल, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जातक कथाओं में किसके जन्म और उसके पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है? बताएंगे। जातक कथाओं में किसके जन्म और उसके पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों बुद्ध के जन्म और जन्म के कथाओं का वर्णन किसमें मिलता है? तो बुद्ध के जन्म के या फिर पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन जातक कथाओं में मिलता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा महामाया था। इसके बारे में हमने आपको डिटेल से मैराथन क्लास में फर्स्ट या सेकेंड में बताया है, तो आप लोग वो क्लासेस जरूर देखेंगे। सारा का सारा हम 5 मैराथन में आपको कवर कराने वाले हैं, तो आप लोग 5 नंबर तक जरूर देखेंगे, एक बार उसका रिवीजन भी करेंगे। तो भगवान बुद्ध की अगर बात करी जाएगी तो इनके जन्म तथा पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन जातक कथाओं में हुआ है। अगर बात करी जाएगी बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की अगर बात करी जाएगी तो बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथ की अगर बात की जाएगी तो त्रिपिटक में सूत्र पिटक के अंतर्गत जो है इसमें खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। कौन सा भाग है? खुद्दक निकाय का कौन सा भाग है? तो ध्यान रखेंगे, खुद्दक निकाय का 10वां भाग है, 10वां भाग। खुद्दक निकाय का 10वां भाग है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन और रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, कुतुबुद्दीन और रजिया किस वंश से संबंधित है? तो कुतुबुद्दीन और रजिया की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? और साथ ही साथ में अगर रजिया सुल्तान की बात करी जाएगी
तो ये किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है गुलाम राजवंश। गुलाम राजवंश के मामलूक के ये सब लोग क्या थे? शासक थे। मामलूक राजवंश से संबंधित थे। किस राजवंश से? मामलूक राजवंश से संबंधित थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। गुलाम वंश जिसको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? गुलाम वंश जानते हैं। अगर बात की जाएगी गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनका पुत्र कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 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 की अगर बात की जाएगी तो इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्व कराया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन सी है? तो रजिया सुल्तान है। और जिसने मामलूक गुलाम वंश के क्या किया? मामलूक गुलाम वंश की बागडोर संभाली। अगर बात की जाएगी दोस्तों रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी हवा महल की, ध्यान से देखेंगे। हवा महल की बात करी जाएगी तो इसका निर्माण किसने कराया? तो हवा महल का निर्माण, पहली बात तो हवा महल कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी हवा महल की, तो हवा महल आपका कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर राजस्थान में आपका हवा महल स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी हवा महल, इसका निर्माण किसने कराया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी यह जो है हवा महल जो है सबसे अलग, इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत सारी खिड़कियां छोटी छोटी थी, जिसके अंदर जो है महल के अंदर जो है जो उसका वातावरण है उसको वातानुकूलित रखती हैं, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? हवा महल रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताएंगे, और किसने की थी ये भी बताएंगे। तो अगर बात की जाएगी मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? तो मद्रास की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई। और मद्रास में वेद समाज की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग देखेंगे। वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बारदौली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह अंततः इसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। अगर बात करी जाएगी दोस्तों बारदौली सत्याग्रह, तो बारदौली सत्याग्रह जो है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय पर हुआ था। कौन सा सत्याग्रह? बारदौली सत्याग्रह। ध्यान रखेंगे कौन सा है? बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह सभी लोग ध्यान रखेंगे। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो यह कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले इसका जो है शुरुआत 1928 में हुई थी। 1928 में सूरत जिले में हुई थी, गुजरात के सूरत जिले में हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका नेतृत्व किसने किया था? और इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था अंततः। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा केसरी, केसरी किसके द्वारा निकाला गया था? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, केसरी। और इनका एक और समाचार पत्र है जिसका नाम है मराठा। मराठा।
तो केसरी और मराठा ये समाचार पत्र लोकमान्य तिलक के द्वारा निकाले गए थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये किस भाषा में प्रकाशित थे, तो ये मराठी भाषा में प्रकाशित थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मराठी भाषा में ये प्रकाशित थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे क्या कहा गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय के द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे क्या कहा गया, भारत छोड़ो, आज़ाद हिंद फौज, स्वदेशी आंदोलन या फिर सत्याग्रह। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी अक्टूबर 1907, अक्टूबर 1907 दोस्तों, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय के द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। कब हुआ था, 1857 में हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बताया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्न में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बताया, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रॉलेट सत्याग्रह। बात की जाएगी रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जब लागू हुआ था, रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो रॉलेट एक्ट की अगर बात करी जाएगी तो इसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया है, लेकिन फिर से देख लेंगे। 1919 में दोस्तों भारत में रॉलेट एक्ट आया, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, काला कानून। काला कानून, ना अपील ना दलील ना वकील, ना अपील ना दलील और ना वकील, ना वकील, ना ध्यान रखेंगे, ना अपील ना दलील ना वकील के नाम से इसे जाना गया। और अगर बात की जाएगी, इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी की जाती थी, इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी हो जाती थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बिना वारंट की गिरफ्तारी। तो इसके विरोध में किसने आंदोलन किया था, तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था और उसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने किया था, और जहां से महात्मा गांधी को एक सच्चा नेता बताया गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सिंचित भूमि, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है सरस्वती नदी। दोस्तों सरस्वती नदी जो है सप्त सैंधव प्रदेश में प्रवाहित होती है और वहाँ से क्या होती है, यह चारों दिशाओं में फैल जाती है और बाद में यह सूख जाती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागानी फसल है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी बागानी फसल कौन सी है, तो बागानी फसल दोस्तों इसमें कौन सी है, तो चावल गेहूं चाय मूंगफली। तो बागानी फसल कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो चाय एक बागानी फसल है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य से नहीं मिलती है, सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी तेलंगाना की, तो तेलंगाना राज्य से किसकी सीमा नहीं बनती है, तो तेलंगाना राज्य से दोस्तों गुजरात राज्य की सीमा नहीं बनती है, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों तेलंगाना की अगर बात की जाएगी तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तेलंगाना की राजधानी क्या है, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है बताएंगे।
तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की अगर राजधानी की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो इसकी राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की दोस्तों राजधानी है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। और अगर बात की जाएगी दोस्तों तेलंगाना की स्थापना किस वर्ष हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 2 जून सन 2014। 2 जून सन 2014 को क्या हुआ? तो 2 जून सन 2014 को इसकी स्थापना हुई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 2 जून सन 2014। अगर बात की जाएगी तेलंगाना की, तो तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य है। ध्यान रखेंगे, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे जो जुड़े हुए हैं। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जिज्ञासा। कौन सी पहल शुरू की गई है? जिज्ञासा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंक ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस बैंक संगठन द्वारा बैंक ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित करता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी आरबीआई की, तो नोटों को निर्गमन कौन करता है? नोटों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई करता है। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? बताएंगे। निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? शिक्षा से, उद्योग से, तकनीकी से, या फिर आरबीआई से? तो ऋण माफी की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे। ऋण माफी की अगर बात करी जाएगी, तो ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है आरबीआई। किससे संबंधित है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन खुलता है? बताएंगे। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे के लिए प्रतिदिन खुलता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 4 घंटे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बुल और बियर शब्द किस में उपयोग होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बुल और बियर शब्द का उपयोग किस में होता है? तो दोस्तों बुल और बियर शब्द का उपयोग जो है शेयर मार्केट में होता है। और शेयर मार्केट पर नियंत्रण कौन रखती है? सेबी। दोस्तों सेबी की अगर बात की जाएगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में दोस्तों इसका मुख्यालय है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 19A। बात करी जाएगी अनुच्छेद 19A की, तो अनुच्छेद 19A के द्वारा कोई भी नागरिक जो है अपने देश का ध्वज जो है फहरा सकता है, भारत का ध्वज फहरा सकता है। तो ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए? बताएंगे। मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 12 से 35। मूल अधिकारियों में अधिकांश हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है 12 से 35। ऑप्शन बी आपका सही है।
सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया, बताएंगे। 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? संविधान सभा योजना, लोकसभा क्षेत्रीय कैबिनेट मिशन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, कैबिनेट मिशन योजना। अगला जो है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, बताएंगे। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या फिर 60 वर्ष। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 65 वर्ष। कितनी है न्यूनतम उम्र? 65 वर्ष। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सा अनुच्छेद है, सभी दोस्त छाप देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 356, अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आप सभी दोस्तों के लिए 13 अक्टूबर को शाम 8 बजे करंट अफेयर की महा मैराथन क्लास आने वाली है, जिसे आप सभी लोग जरूर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि मेहनत करने वाले जो हैं, जितनी मेहनत करते हैं और जितनी खामोशी से मेहनत करते हैं, तो उनकी कामयाबी का जो शोर है वो पूरी दुनिया को सुनाई देता है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों, कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो जी हाँ दोस्तों, उस खामोशी को जो है हमारे साथ बांधिए थोड़ा आप सभी लोग, और हमारे इस करंट अफेयर के सेशन से जुड़िए और प्रतिदिन हमारे साथ जीके और करंट अफेयर की बेस्ट तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद हम यूपीएससी पेट एग्जाम के बाद हम एसएससी के सभी एग्जामों पर फोकस करके आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ यूपी से संबंधित सभी एग्जाम के जीके से संबंधित और जितने सारे सब्जेक्ट हैं सभी की प्रिपरेशन आपको हमारे इस चैनल पर होने वाली है। ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट इसी पर आपको पढ़ाए जाएंगे। बस आप सभी लोग हमारे साथ में बने रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप सबको सब कुछ इस चैनल पर मिलने वाला है, जो कि आपको सक्सेस होने के लिए पर्याप्त होने वाला है। तो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, बस आपको हमारे साथ बने रहना है और सीखते रहना है अच्छे तरीके से। तो आप सभी दोस्तों को हम अवगत कराना चाहते हैं कि 13 अक्टूबर को शाम 8 बजे करंट अफेयर की महा मैराथन क्लास को आप सभी लोग जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको जनवरी से सितंबर माह तक, जी हाँ दोस्तों, जनवरी से सितंबर माह तक संपूर्ण मैराथन के एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जो कि अभी हाल ही में 2022 में जो एग्जाम हुए उसमें जो पूछे जा रहे हैं या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन प्रश्नों को हमने चयन करके आपके सामने लेकर आने वाले हैं इस महा मैराथन क्लास में। तो आप सभी लोग 13 अक्टूबर को शाम 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में जरूर जुड़ेंगे। बेस्ट स्कोर करने के लिए सभी फ्रेंड जरूर जुड़ेंगे। तो शाम को 8 बजे हमें आपका इंतजार है और मैं आपका अभी से उस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग इस क्लास में जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें आपका सारा का सारा करंट अफेयर कवर होने वाला है और एग्जाम से पहले एक बार इसका रिवीजन जरूर करेंगे। इस क्लास को जरूर देखेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा समझ लीजिए। विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य जब एक इकाई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी विद्युत परिपथ जूल में किया गया कार्य जब एक इकाई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। जब विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और आवेश परीक्षण के मान के अनुपात को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है।
विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट से डिनोट करते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन स्वर्ण साल किस रंग का होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बेहतरीन स्वर्ण साल किस रंग का होता है? लाल रंग का, बैंगनी रंग का, सुनहरी या फिर नीला। तो अगर बात की जाएगी बेहतरीन स्वर्ण साल किस रंग का होता है, दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? एंजाइम सहायक होते हैं। अगर बात की जाएगी एंजाइम की, तो एंजाइम किसमें सहायक होते हैं? तो एंजाइम अगर बात की जाएगी तो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, भोजन पाचन में सहायक होते हैं एंजाइम। और एंजाइम की अगर बात करी जाएगी तो एंजाइम किसका कार्य करते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एंजाइम किसका कार्य करते हैं? दोस्तों एंजाइम कार्य करते हैं उत्प्रेरक का। किसका काम करते हैं? जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, पाचन क्रिया में सहायक होते हैं और पाचन क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का एक भाग नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में तंत्रिका का एक भाग नहीं है। संग्रहण वाहिका, डेंड्रोड्राइट या फिर केशिका निकाय या फिर केंद्रक। अगर बात की जाए तंत्रिका का एक भाग नहीं है तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है डेंड्राइट तंत्रिका का भाग नहीं है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के बावजूद भारत में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन रहने की उम्मीद है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन रहने की उम्मीद है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में भारत ने किस देश के आर्थिकी हालतों के सुधार के लिए $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, इसकी ऊंचाई है 216 फीट। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार थिंक टैंक नीति आयोग ने किस से के साथ में मिलकर पहली बार फिटनेस हैकाथॉन का आयोजन किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किसके साथ में मिलकर पहली बार फिटनेस हैकाथॉन का आयोजन किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो फोन पे के साथ में मिलकर किया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है? तो अगर बात की जाएगी फरवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया? भारत के द्वारा जीता गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? पियरे ओलिवर गोरिचस को नियुक्त किया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। माला एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? दोस्तों सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है माया एंजेलो की अगर बात की जाएगी तो यह कहाँ की अश्वेत महिला बनी है? अमेरिका की। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
हमने पिछली बहुत सारी क्लासेज में आपको बताया है विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है, प्रदूषित शहर कौन सा है, प्रदूषित राजधानी कौन सी है, सब कुछ बताया आपको। तो फटाफट से आप सभी लोग छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर बात की जाएगी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश जो है विश्व का सबसे ज़्यादा क्या है, प्रदूषित शहर है, प्रदूषित देश है। अगर बात की जाएगी विश्व की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी क्या है, तो दोस्तों विश्व की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो शहर कौन सा है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो तुर्की का इस्तांबुल है, ध्यान रखेंगे कौन है, तुर्की का इस्तांबुल है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन है, तो गाजियाबाद। कौन सा जिला है, गाजियाबाद जिला है सबसे ज़्यादा प्रदूषित डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश का। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी बोया तकनीक का प्रयोग किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, अगर बात की जाएगी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है, असम में है, ध्यान रखेंगे असम में है। सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी और बहुत असमानता वाला देश है। भारत में टॉप 10 अमीरों की आय देश की आय का 57% है। 17वीं लोकसभा में 542 सांसदों में से 100 सदस्य करोड़पति है। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के कथन कौन कौन से सही हैं, तो इसमें पहला और दूसरा कथन आपका सही है, ये आपका कथन जो है गलत है। अगर बात की जाएगी पहला दूसरा सही है तो ऑप्शन से मैच कराएंगे, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ही सही है, पहला और दूसरा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों अगर बात की जाएगी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। और अहमदाबाद आपका कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत की लंबी दूरी की मिसाइल में से कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो लंबी दूरी की मिसाइलों में से कौन बहुलक्ष्य मिसाइल है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है आकाश। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आकाश जो मिसाइल है ये लंबी दूरी की बहुलक्ष्य मिसाइल है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर किस देश के निवासी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर ये कहाँ के निवासी हैं, तो दोस्तों ये जर्मनी के निवासी हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कहाँ के निवासी हैं, जर्मनी के निवासी हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताएंगे। मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों अगर बात की जाएगी मूर्ति देवी पुरस्कार, तो मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी मूर्ति देवी अवार्ड, तो ये जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है 2 लाख रुपए दिया जाता है और साथ ही साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है, 2 लाख नगद रुपए दिए जाते हैं प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र। और साथ ही साथ में वाग देवी की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा, वाग देवी की प्रतिमा, वाग देवी की प्रतिमा मिलती है। अगर बात करी जाएगी इसको किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी एकदम सही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ध्यान से देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की अगर बात करी जाएगी तो कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों 23 मार्च को मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है उस एक माइक्रो एंटरप्राइज के संस्थापक का नाम क्या है, उस एक माइक्रो एंटरप्राइजेस के संस्थापक का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी
माइक्रो इंटरप्राइज के संस्थापक का नाम क्या है? तो कमल कुंभार है। माइक्रो इंटरप्राइज के संस्थापक कौन है? कमल कुंभार। अगला प्रश्न क्या है? ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक शुरू किए गए थे, बताएंगे। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक शुरू किए गए थे, तो कब शुरू किए गए थे स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1904 में। कब? 1904 में पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक स्टार्ट किए गए थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दोस्तों विश्व का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है। किसे माना जाता है? एडा लवलेस को विश्व का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, FTP का पूर्ण रूप क्या है? FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। श्याम शरण के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड फ्रॉम कौटिल्य टू मोदी। ध्यान रखेंगे ये पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ये पुस्तक किसकी है बताएंगे? तो सचिव, विदेश सचिव श्याम शरण की है। किसकी है? श्याम शरण की है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, श्याम शरण की पुस्तक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड फ्रॉम कौटिल्य टू मोदी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं कि सभी दोस्त 13 अक्टूबर को शाम को 8 बजे करंट अफेयर की महामैराथन क्लास को जरूर देखेंगे, और जिसमें आपको जनवरी से सितंबर माह तक संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करवाने वाले हैं हम आपको। तो आप सभी लोगों के लिए एकदम शानदार, जानदार और ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस क्लास से कल शाम 8 बजे जरूर जुड़ेंगे। सभी लोग 13 अक्टूबर को शाम 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन लाइव क्लास को देखने के लिए शाम 8 बजे अवश्य जुड़े, ठीक है। प्रतिदिन लाइव क्लास देखने के लिए शाम 8 बजे अवश्य जुड़े। आप सभी लोग दोस्तों लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में वही कहना चाहते हैं जो हर रोज कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत को, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका मैराथन नंबर 4 थी। इसके बाद आपका मैराथन नंबर 5 आएगी, जिसमें हम आपको बहुत सारा डिटेल से सब कुछ बताने वाले हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें हम आपका कवर अप करवाएंगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी रही, उसका कारण ये है कि आपकी क्लास जो है कुछ कारणोंवश हमने इसको शॉर्टली फॉर्म में आपको दिया है, लेकिन अगली वाली क्लास आपकी एकदम बेस्ट होने वाली है। कल वाली मैराथन क्लास को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ऐसा हम आप लोगों से आशा रखते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।